क्यों आज का अपना टॉपिक रोल ऑफ साइक्लिक एएमपी इन हार्मोन एक्शन, ये टॉपिक है। तो अपने इसके बारे में देखेंगे। साइक्लिक एएमपी सर्वप्रथम 1950 में अर्ल सदरलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था, जब वे एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन द्वारा लीवर में ग्लाइकोजन को अपघटित करने वाले प्रक्रम पर शोध कर रहे थे। इसके लिए 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो अपने जो इससे पहले जो पूर्व वीडियो है उसमें अपने देख चुके हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, तो हार्मोन अपने बॉडी पर किस तरह से कार्य करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर दो तरह से हार्मोन अपनी बॉडी पर इफ़ेक्ट करते हैं। एक तो इफ़ेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और दूसरा इफ़ेक्ट ऑन जीन लेवल। अपने को पता है कि जो हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन और स्टेरॉइड्स के बने हुए होते हैं। प्रोटीन के डेरिवेटिव्स और प्रोटीन्स और स्टेरॉइड के बने हुए होते हैं। तो जितने भी जो हार्मोन प्रोटीन हार्मोन हैं या कैटेलोकोमीन एमीन जो हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कार्य करते हैं, और जो स्टेरॉइड और जो थायराइड हार्मोन है वो जीन लेवल पर कार्य करते हैं। तो अपने इसके अंदर जो सबसे पहले ये डायग्राम देखो, इसको अपने इससे पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ से हार्मोन सीक्रेट होता है, ब्लड के द्वारा टारगेट ऑर्गन पर पहुँचता है। तो टारगेट ऑर्गन जो ये हार्मोन होता है वो फर्स्ट मैसेंजर के रूप में कार्य करता है। तो जो फर्स्ट अपने देख रहे हैं इसका इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रिसेप्टर प्रोटीन्स पाई जाती है। ये हार्मोन रिसेप्टर प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड होने के बाद में जो झिल्ली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका जो एंजाइम सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर एडिनिल साइक्लेज एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टिमुलेट होता है, और स्टिमुलेट होने के बाद में ये एंजाइम साइटोप्लाज्म या जो साइटोसोल है उसके अंदर जो सिस्टम है उसको आगे एक्टिवेट करने का कार्य करता है। तो इस प्रक्रिया के अंदर एटीपी साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती है। तो इसके अंदर जो मैग्नीशियम आयंस है वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो ये जो साइक्लिक एएमपी है वो ये 3,5 एएमपी या साइक्लिक 3,5 एएमपी होती है, जो कि सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करती है। और यही जो साइक्लिक एएमपी है वो आगे जो संबंधित सिस्टम है उसकी जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जितने भी होने हैं कि जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो क्रियाओं को किस तरह से प्रभावित करेगी उस पर एक्शन करते हैं। तो ये तो इसका फर्स्ट जो इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दूसरा इफेक्ट ऑन जीन लेवल। तो जीन लेवल के अंदर जो फर्स्ट था उसके अंदर कौन से प्रोटीन और उसके जो डेरिवेटिव्स हार्मोन्स है वो कार्य करते हैं, और दूसरा इफेक्ट ऑन जीन लेवल, इसके अंदर स्टेरॉइड हार्मोन कार्य करते हैं। तो अपने को पता है कि स्टेरॉइड हार्मोन जो वो स्टेरॉइड हार्मोन फैट के अंदर घुलनशील होते हैं, और वो डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये डायग्राम देखो आप, साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्टेरॉइड हार्मोन दिखा रखा है, दूसरा T3 ये थायराइड हार्मोन है, ये डायरेक्ट साइटोसोल के अंदर आते हैं, और जो साइटोसोल के अंदर इसकी जो रिसेप्टर प्रोटीन्स होती है उससे आकर बाइंड हो जाते हैं, और ये फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को पार करके और जो न्यूक्लियर प्लाज्मा या जो न्यूक्लियर मटेरियल है वहाँ पर पहुँच जाती है, और वहाँ जाने के बाद में डीएनए पर अपना कार्य करते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया होती है जिसके अंदर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के अंदर ये मैसेंजर आरएनए का निर्माण करते हैं, और ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आकर विभिन्न प्रकार की प्रोटीन और एंजाइम सिंथेसिस को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से जो हार्मोन हैं वो अपनी बॉडी पर दो तरह से कार्य करते हैं। एक इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सीधा इसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जीन लेवल पर। अब अपने इसके जो मुख्य साइक्लिक एएमपी है इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करते हैं कि जैसे अपने को पता है जो साइक्लिक एएमपी है वो 1950 के अंदर सदरलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसको जब एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन हार्मोन्स का जब अध्ययन कर रहे थे ग्लाइकोजेनोलाइसिस के दौरान, तो उस समय इसका शोध हुआ था।
साइक्लिक एएमपी एक न्यूक्लियोटाइड है जो बहुत से हार्मोनों की क्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं। इसकी मात्रा हार्मोन की क्रिया द्वारा घट भी सकती है और जो टारगेट सेल्स है उनमें साइक्लिक एएमपी की मात्रा बढ़ भी सकती है। तो इस तरह से ये कार्य करते हैं। ये जो साइक्लिक एएमपी की जो मात्रा जो घटने और बढ़ने का प्रक्रम है, इसी से वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि साइक्लिक एएमपी हार्मोन क्रियाविधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें हार्मोन को फर्स्ट मैसेंजर और साइक्लिक एएमपी को सेकंड मैसेंजर कहते हैं। साइक्लिक एएमपी ऐसे हार्मोन की क्रियाओं से संबंधित है जो सेल मेम्ब्रेन पर क्रिया करते हैं। मुख्य रूप से इसका मतलब फर्स्ट जो लेवल है अपना इफेक्ट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे संबंधित है ये, क्योंकि उसी के अंदर जो सेकंड मैसेंजर के रूप में साइक्लिक एएमपी बनती है। टारगेट कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो हार्मोन के साथ जुड़ जाते हैं, जिससे एडेनिल साइक्लेज एंजाइम उद्दीपित हो जाते हैं। फिर ये जो साइक्लिक एएमपी है, जैसे ये डायग्राम अपने पहले देख चुके हैं, साइक्लिक एएमपी जो इसकी एक्टिवेट्स या सक्रिय अवस्था है वो बनती है और वो सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करती है। और आगे ये जो साइक्लिक एएमपी है वो प्रोटीन काइनेज एंजाइम पर क्रिया करती है। तो ये इनहिबिटेड प्रोटीन काइनेज की जो क्रिया है उसमें भाग लेती है। तो प्रोटीन काइनेज को ये क्या सक्रिय करती है, इस दौरान साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज में से इनहिबिटेड सब यूनिट को पृथक करके उसे सक्रिय प्रोटीन काइनेज में बदलने का कार्य करती है। तो ये नीचे एक डायग्राम दिया देखो साइक्लिक एएमपी। फिर ये इसका क्या है, प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, जिसके अंदर जो नीचे की जो लाइनिंग के द्वारा दिखा रखा है वो कौन सा इसका इनहिबिटरी सब यूनिट है। तो साइक्लिक एएमपी इनहिबिटरी सब यूनिट के साथ जुड़ जाती है और इसका जो ऊपर का एक्टिव पार्ट है, एक्टिव प्रोटीन काइनेज, वो अलग हो जाता है। और ये क्या होता है फिर फास्फोरिलेशन के द्वारा आगे जो जितनी भी कोशिकाओं की क्रियाएं हैं उसके अंदर भाग लेते हैं, जिसमें एटीपी, एक एटीपी का अणु खर्च होता है जिससे एडीपी बनती है और ये जो फॉस्फेट अणु है वो आगे फॉस्फोरिलेशन के द्वारा यौगिक से जुड़ जाते हैं और कोशिकाओं की विभिन्न प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती हैं। जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स जो साइक्लिक एएमपी को सेकंड मैसेंजर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, उसके अंदर मुख्य रूप से कितने 13 हार्मोन अब तक ज्ञात हैं जो कि साइक्लिक एएमपी की सहायता से विभिन्न जैव रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसके अंदर मुख्य जो हार्मोन्स है पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, कोर्टिकोट्रोपिन, एपिनेफ्रिन, फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्लूकागोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इस तरह से ये टोटल 13 हार्मोन्स होते हैं जो कि इसको, इस जो क्रिया है उसको आगे एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं। इसी के अलावा इसके अंदर कुछ जो इनहिबिटरी भी या जो हार्मोन या जो अन्य जो ड्रग्स औषधियाँ हैं वो एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करने का कार्य करती है, उसको संदमित करने का कार्य करती है, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो हार्मोन्स या जो मेडिसिन्स या जो ड्रग्स हैं उनके नाम अपने थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लें। एडिनोसिन, अल्फा एडिनर्जिक कैटेकोलेमिन, इंसुलिन, अफीमी रसायन, सोमेटोस्टेनिन, स्टेटिन, इस तरह के जो ये हार्मोन या ड्रग्स हैं वो इसको, इस क्रिया को इनहिबिट करने का कार्य करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर जो सेकंड मैसेंजर है वो एडेनिल साइक्लेज एंजाइम मैग्नीशियम की उपस्थिति में साइक्लिक एएमपी जो कि इसकी एक्टिव फॉर्म है जो 3,5 साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होती है और ये आगे फॉस्फोरिलेशन में सबसे पहले तो क्या प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करते हैं, उसको सक्रिय करते हैं और फिर फॉस्फोरिलेशन के द्वारा आगे की क्रियाओं में भाग लेते हैं। दूसरी तरफ साइक्लिक एएमपी जो इसकी एक्टिव फॉर्म है उसको अगर उसकी मात्रा अधिक हो जाती है
तो उसके लिए क्या होता है, मैग्नीशियम आयंस की उपस्थिति में फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम 3,5 AMP को 5 AMP या जो इसकी निष्क्रिय अवस्था है उसमें कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। और ये 5 AMP है जो निष्क्रिय फॉर्म है, वो पायरोफॉस्फेट और जो एनर्जी या वो जो फॉस्फेट ग्रुप है उनके साथ जुड़कर फिर ATP में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो साइटोसोल या जो इसका अपना साइटोप्लाज्म है उसके अंदर इस तरह का जो चक्र है वो इसके अंदर जारी रहता है। तो मुख्य रूप से जो साइक्लिक AMP है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में कार्य करती है, इसमें अपने देखा। और ये आगे चल के जो बॉडी की जो जितनी भी क्रियाविधि है या जो फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेसेस इसके अंदर आने हैं उसके लिए उत्तरदायी होती है।